आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि सफलता कैसे प्राप्त करें। हाउ टू अचीव सक्सेस। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं और उसमें सफलता पाने चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सफलता कैसे प्राप्त करें, यानी सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो चलिए आज सेशन को एक हम शेर से स्टार्ट करना चाहते हैं। चलता रहूंगा रास्ते पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। यानी अगर आप सोच रहे हैं किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए तो आपको एक रास्ते पे चलना होगा। जो रास्ता कठिन भी होगी, रास्ता पे चलने में काफी परेशानी भी उत्पन्न होगी। हमारी जिंदगी में कभी भी परेशानी खत्म नहीं होती, चाहे वो किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, यानी उपस्थित रहती है। आप या किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या पर्सनल लाइफ जी रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई और कार्य कर रहे हैं, समस्या हर जगह उपस्थित रहता है। लेकिन उस समस्या से आप निपटते कैसे हैं, ये चीज आपको महान बनाता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और फिर बात करते हैं कि सफलता कैसे प्राप्त करें। देखिए, सफलता का कुछ सूत्र होता है, सक्सेस का कुछ फॉर्मूला होता है प्राप्त करने का। किसी भी चीज को अगर प्राप्त करना है तो कुछ उसमें डिसिप्लिन का फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर किसी चीज की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ फॉर्मूला पे को फोकस करना होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात होती है कि सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन, यानी आत्म संयम और अनुशासन। अगर आप किसी चीज को सफलता प्राप्त करेंगे तो उसमें आत्म संयम का होना बहुत आवश्यकता होता है, और वो एक अनुशासन के साथ। आत्म संयम कैसे आती है? अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं अनुशासन आ जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर अनुशासन में रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मानसिक संतुलन जरूरी होगा, यानी आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल करना होगा। बिना दिमाग के कंट्रोल किए अनुशासन में रहना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनुशासन नहीं आ रहा है, तो अनुशासन आने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। यानी आप अपने आप को कंट्रोल में रखें, दिमाग को कंट्रोल में रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे दिमाग में कुछ और फिगर चल रहा है, तो ऐसे आप नहीं पढ़ सकते, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए आत्म संयम कैसे करें इसका मैं एक फार्मूला लेके आया हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ। इसे देखिए कि अगर मतलब मान लीजिए कि किसी चीज को प्राप्त करना है तो उसको कुछ एक रणनीति होती है। अगर आप रणनीति के तहत चलेंगे तो आप जल्दी ही किसी चीज को प्राप्त करें। जैसे आप लोग पता नहीं डायरी लिखते होंगे या नहीं, लेकिन एक डायरी आज से ही बना लीजिए, जिसमें डायरी के आप दो हिस्से कीजिए। मेरा बात मानिए कि शुरुआती दौर में तो करने में काफी कठिनाई उत्पन्न होगी, लेकिन एक समय के बाद ये कठिनाई परमानेंट खत्म हो जाएगी और आपको मजा आने लगेगा कि कितने कंट्रोल में है, कितने डिसिप्लिन में आ गए हैं। तो ये सभी चीज जो है ना आपको डिसिप्लिन में लाएगी। जैसे आप डायरी लिखना शुरू कीजिए, उसमें आप किसी दिन का, जैसे मैं मानता हूं कि आज का, तो आज आप लोग लिखिए कि प्लान फॉर डे। अपनी डायरी में लिखिए प्लान फॉर डे और उस डेट डालिए और उसकी डायरी के मतलब दो हिस्से कीजिए। एक में ये लिखिए कि एकेडमिक प्लान क्या है और एक तरफ लिखिए कि नॉन एकेडमिक प्लान क्या है। यानी आप पढ़ाई के लिए कौन कौन सा आज का प्लान कर रहे हैं और
जो गैर पढ़ाई वाला कार्य है वो कौन कौन से कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक न्यूज़पेपर रख रहा हूँ, एक तरफ फैमिली वर्क है, आप लोग देख रहे हैं। तो एकेडमिक प्लान में जैसे अपने आप को एक कठिन से कठिन टारगेट दीजिए और ये महसूस कीजिए कि आज का जो दिन होने वाला है ना, वो मेरे सफलता में एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। इस चीज को लेकर आप एक तरफ एकेडमिक प्लान में बहुत बड़े बड़े टारगेट दीजिए और दूसरी तरफ लिखिए कि आपका क्या आज का नॉन एकेडमिक प्लान होने वाला है। जैसे फैमिली फंक्शन है या कहीं कोई पारिवारिक कार्य है या गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है या दोस्त से मिलने जाना है या किसी होटल में खाना खाने जाना है, किसी के बर्थडे पार्टी पे जाना है, उसमें लिखिए। ये आपका पर्सनल और प्राइवेट डायरी होना चाहिए। इसमें लिखिए कि आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, आज मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ पाऊंगा और मूवीज देखने का प्लान है। आज मैं जाऊंगा, मूवीज देखूंगा, बाहर खाना खाऊंगा और फिर आके सो जाऊंगा। उसमें लिखिए और लिखने के बाद आप मेरा मानिए और कि बहुत सफलता मिलेगी। और फिर सोते वक्त इस डायरी पर मेंटेन कीजिए कि आज मैं अपने आप को दिए गए कार्यों में कुछ कार्य कर पाया और कुछ को नहीं कर पाया। जिसको नहीं कर पाया उसको लिखिए कि मैं आज ये कार्य नहीं कर पाया और अपना नीचे साइन कीजिए कि ये जो नहीं कर पाया उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, कोई और नहीं है। ओके, चलिए दूसरा बात क्या है, रेगुलर स्मार्ट डेली। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े, फिर परसों पढ़ लिए, चौथा रोज नहीं पढ़े। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अगर पढ़ना है तो रेगुलरली स्मार्ट वर्क कीजिए। जैसे हम एक स्मार्ट वर्क का परिभाषा देता हूं, एक हार्ड वर्क करने वाला लड़का है और एक स्मार्ट वर्क करने वाला लड़का है। देखिए हार्ड वर्क करने वाला लड़का क्या करता है, वो किसी टॉपिक को लिया, 3 घंटे में टारगेट किया कि इस टॉपिक को 3 घंटे में कंप्लीट करना है। वह क्या करेगा, जो हार्ड वर्क करता है 30 मिनट, हाफ आवर्स उस पर रिसर्च करेगा, ये कहाँ से इस टॉपिक को रिसर्च करेगा, ये कहाँ से इस टॉपिक को पढ़ना है। 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेगा, उसको कलेक्ट करेगा, फिर अगले 15 मिनट ने उसे कलेक्ट करने के बाद वो लड़का या मतलब स्टूडेंट या एस्पिरेंट आगे उस पर पढ़ाई करना शुरू करेगा। पढ़ेगा और कहेगा ये मजा नहीं आ रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है। फिर डायरेक्शन उसकी भटकेगी और हाफ मतलब 3 घंटे में कंप्लीट तो किया लेकिन एक अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया जो उसे करना चाहिए था। वो 3 घंटे में वो भी पढ़ा लेकिन मजा नहीं आया उसे पढ़ के। सोचेगा इसको फिर कहीं और से कंप्लीट कर दें, दोस्त के नोटबुक में शायद अच्छे से मिल जाए या दोस्त वहाँ कोचिंग करता है वहाँ अच्छे से मिल जाए, ये सोचेगा। लेकिन देखिए वहीं स्मार्ट वर्क करने वाला लड़का क्या करता है, किसी टॉपिक को लिया, वो भी 3 घंटे का ही समय लिया, 3 घंटे का समय लिया, उसे देखा कि उसमें 15 मिनट रिसर्च करेगा। 15 मिनट रिसर्च करेगा कि इसमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से अच्छी जानकारी मिलेगी। इस चीज को 15 मिनट रिसर्च करेगा। 15 मिनट, फिर अगला 15 मिनट वो कलेक्ट करने में लगाएगा, यानी वो आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया। जो वो 50 से 60 मिनट में कंप्लीट कर रहा था, यह लड़का आधे घंटे में उसे कंप्लीट कर लिया। और आधे घंटे में कंप्लीट करने के बाद फिर वो अगला जो 2.5 घंटा समय बचेगा उसको पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा। और पढ़ने के बाद वो फिर खुद का एनालिसिस करेगा कि हम कैसे पढ़े इसको,
इसमें मेरा आउटपुट क्या है, और आउटपुट देखने के बाद वो चेक कैसे करेगा? तो कोई क्वेश्चन पेपर उठाएगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूपीएससी एग्जाम का। तो यूपीएससी एग्जाम का अगर वो लड़का तैयारी करता है तो क्या करेगा, प्रीलिम्स में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक से, उस टॉपिक को देखेगा, क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करेगा, फिर मेंस के क्वेश्चन को देखेगा, आंसर्स लिखने का प्रयास करेगा, अच्छा आंसर लिखने का कोशिश करेगा, सिर्फ सेल्फ एनालिसिस करेगा कि ये क्वेश्चन कितना सटीक लिखे हैं, फिर वो सटीक लिख के अपने टीचर को देगा कि सर आप इसका थोड़ा सा हमको चेक करके बताएं कि ये कैसा है। लेकिन वही देखिए, हार्ड वर्क करने वाला तो ये सब नहीं किया और स्मार्ट वर्क करने वाला ये सब किया, तो उसको फिर क्या हुआ, टीचर से भी आउटपुट मिल गई कि यहाँ पे कहाँ पे थोड़ी सी कमी है, उसे सुधार करने की जरूरत है, और फिर वो तुरंत अपने कमी को सुधार करेगा। और फिर अंत में क्या करता है लड़का, यानी आंसर्स लिखने के बाद अपने स्मार्टफोन को उठाएगा, वॉइस रिकॉर्डर खोलेगा और रिकॉर्ड करेगा कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ा, इसमें ए पॉइंट हैं, और फिर उसको रख देगा। और बेरोजगारी के टाइम में, मतलब बेरोजगारी हम कर रहे हैं जिसमें कोई काम नहीं है, उसके पढ़ाई का काम नहीं है, जैसे चाय पीने जा रहा है तो चाय के टपरी पे बैठ के हेडफोन लगाया हुआ है और सुन रहा है अपने आवाज में, और उसका रिवीजन हो रहा है, और वहां पे रिवीजन करने के बाद उसकी दोबारा रिवीजन हो गई, फिर वो अगर पढ़ने बैठेगा तो उसका तीसरे बार रिवीजन हो गया। तो इस तरह वो स्मार्ट वर्क करता है। और स्मार्ट वर्क कैसे करता है, एक अच्छी रणनीति होती है उसके पास कि मैप होता है कि किस तरह से तैयारी करना है, कहाँ जाना है, किस पॉइंट से तैयारी करनी है, अपने तैयारी को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, किस पॉइंट से शुरू करना है, किस पे कितना ध्यान देना है। ये सारी चीज एक अच्छी रणनीति के तहत काम करता है और रेगुलर करता है। और फिर अंत में क्या होता है, इसे वो एक दिन पूरा पढ़ाई किया और शाम को आत्म विश्लेषण करेगा, सेल्फ एनालिसिस करेगा कि वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, इस टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक में कितना उसके पास आउटपुट आया। और जब वो आउटपुट की चर्चा करेगा, यानी जब वो आउटपुट देखेगा कि अपना आउटपुट क्या है, तो उसमें वो अपनी कमियों को भी तो देखेगा ना, कि हम इस टॉपिक पढ़े, एक क्वेश्चन को हम सोल्यूशन नहीं कर पा रहे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा है, तो फिर से पढ़ेगा वो, और फिर से पढ़ के उस चीज को क्लियर करेगा। यानी एक अच्छी रणनीति के तहत स्मार्ट वर्क करके वह इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन वो जो पढ़ेगा वो एकदम क्लियर करते जाएगा, एकदम पूरी तरह से क्लियर। जैसे कोई पूछा कि प्रेसिडेंट कैसे, प्रेसिडेंट पे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तुरंत उसको धड़ाधड़ धड़ाधड़ बताएगा कि ये पॉइंट इसमें है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर कैसे लिखा जाता है। उसे प्रेसिडेंट 4 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एक बार ही पढ़ा, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ा, अपनी एनालिसिस किया, अच्छी रणनीति के तहत पढ़ा, उसे 1 2 3 4 बार रिवीजन किया, और रिवीजन करने के बाद वो एक महत्वपूर्ण पक्ष, एक मजबूत बन के निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या है। दूसरा बात होता है कि सक्सेस को पाने का तरीका क्या होता है। वो तरीका है कि सक्सेस को ऐसे पाया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है, वे ऑफ स्टडी, पढ़े कैसे, पढ़ाई करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग इसमें नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। यानी अगर आप सोचिएगा कि पहले स्किल्स बना लें, तो ऐसे नहीं होगा, आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। यानी सबसे पहले क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक मजबूत नींव का निर्माण करना होगा। और ये होगा कैसे, एनसीईआरटी में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस को देखिए और उसके सिलेबस में किस किस एनसीईआरटी का योगदान है। अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का 6 का उठा के पढ़िए, 7 का उठाया पढ़िए, 8 पढ़िए, 9th पढ़िए, और देखिए कि उससे कितना इंप्रूवमेंट होता है आपके स्किल में, आपके नॉलेज में काफी इंप्रूवमेंट हो। और जो ये क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है, एक मजबूत नींव का निर्माण, ये विभिन्न तरीकों से होता है।
पर्सनालिटी सेंट्रिक, लैंग्वेज रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड। यानी एक अगर न्यू का निर्माण करना है तो एक मजबूत तरीके से हर चीज पे केंद्रित होना चाहिए। कि अगर मैं सपोज डैट आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, पीसीएस में बहाली होना चाहता हूँ, यानी पीसीएस को निकालना चाहता हूँ, एसएस से निकालना चाहता हूँ, सेना में जाना चाहता हूँ, तो उसके केंद्रित। अगर वो सेना में जाना चाहता है तो सेना के लिए क्या व्यक्तित्व होना चाहिए, क्या भाषा होनी चाहिए, क्या विषय पर पकड़ होनी चाहिए, और ये चीज आपको कौन बनाता है। यानी मजबूत नींव का निर्माण बनाने में किसका योगदान होता है? एनसीईआरटी का बेहद योगदान होता है। एनसीईआरटी पढ़िए, एक मजबूत नींव का निर्माण कीजिए। अब एक बात बताइए हमें आप कि कोई भी घर कितना बड़ा होगा, कोई भी घर कितना बड़ा होगा या कितना दिन तक टिकेगा, वो उसकी नींव पे निर्भर करता है। अगर किसी घर का मजबूत नींव नहीं है और उसको 4 मंजिल बना दिया जाए तो बिखर के टूट के नीचे गिर जाएगा। इसलिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में नींव का, एक मजबूत नींव का बहुत योगदान होता है। और नींव किसी से बनती है? एनसीईआरटी, पर्सनल। और एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ये चीज नहीं देखना है कि केवल हम पढ़े याद करें, नहीं, उसको सोचिए, समझिए, लिखने का तरीका सीखिए उससे। उसको पढ़ के इस चीज सीखिए कि हमारे व्यक्तित्व पर इसका क्या असर पड़ सकता है। आप जब 6 में पढ़े तो उस समय तो आपका व्यक्तित्व केंद्रित था कि अरे पढ़े, एग्जाम दिए, पास किए, चले आए। लेकिन अगर आप वो भी 6 का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो देखिए उस समय पढ़ते वक्त हमने क्या छोड़ा, इससे हमारे कितने व्यक्तित्व में परिवर्तन आ सकते थे। इस सभी चीज को देखिए और देखकर उस पे एक आत्म निरीक्षण कीजिए, उसका खुद से सेल्फ एनालिसिस कीजिए और देखिए कि क्या उसका आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा बात है भाषा। देखिए कि क्या हम अगर इंग्लिश मीडियम से है तो किस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ से किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी विषय से संबंधित कि अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए। यानी जिस एग्जाम के पर फोकस है उस एग्जाम के क्वेश्चन से देखिए कि इसमें क्या क्या इस चीज से हो सकता है, इस सब्जेक्ट से हो सकता है, इस बुक से हमको क्या क्या प्रॉफिट मिल सकता है, यानी विषय संबंधित। अब आप मजबूत नींव का निर्माण कर लिए। तो अब अगर आप मजबूत नींव का निर्माण कर लिए तो आपको ऊपर की ओर बढ़ना है और सिलेबस को कवर करना है। अगर जिस भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को देखिए कि उसमें क्या सिलेबस है, कैसे सिलेबस है, कैसे पढ़ाई करना है। और जब सिलेबस आप देख लिए तो सिलेबस को कवर कीजिए कि ज्योग्राफी पढ़ना है, इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पे हमको महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, महत्वपूर्ण पकड़ होना चाहिए, और ये पॉइंट इससे रिलेटेड है, इस पे थोड़ा कम भी पकड़ होगा तो चल जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सिलेबस कवर कर लिए। उसके बाद करेंट अफेयर्स, यानी करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स देखिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप, उसमें से उठाइए कि कौन कौन सा टॉपिक हमारे विषय का हो सकता है, हमारे सब्जेक्ट का हो सकता है, किस पॉइंट का हो सकता है। और करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप करंट अफेयर्स का एक नोट्स बना लिए और नहीं, वैसे नहीं। करंट अफेयर्स बनाना है तो देखिए कि सपोज डेट प्रेसिडेंट टॉपिक से अगर कोई बदलाव हुआ है पॉलिटी में या ज्योग्राफी में, कहीं भूकंप आया हुआ है तो जहां भूकंप वाला टॉपिक है वहां पे आपके नोट में तुरंत उठाइए और उसको नोट डाउन कीजिए। या अगर कॉपी में जगह नहीं है तो स्टिक नोट्स लीजिए, स्टिकी नोट्स, और उसको वहां पे लिखिए उस पर और उसको चिपका दीजिए। इस तरह करंट अफेयर्स से अपडेट कीजिए। और 4 नंबर पर आता है स्किल्स, यानी आप सिलेबस भी कवर कर लिए, मजबूत नींव का निर्माण भी कर लिए, करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए, तो 4 नंबर पे आता है स्किल, सबसे अंत में स्किल। और स्किल कैसे आएगा? अब उसके बाद आप बैठिए टेस्ट सीरीज में, टेस्ट दीजिए एक से एक, और टेस्ट देकर अपने आप को तय कीजिए कहाँ पे हमको कमी है, फिर उसको रिवाइज कीजिए जहाँ पे कमी आता है। और ये चारों चीज कीजिएगा जितना कुछ बताया है, मेरा मानिए सफलता आपकी कदम चूमेगी, सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए इस सेशन का अंतिम की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए, इस सेशन को हम समाप्त करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन के अनुसार से। हमारे हिंदी लिटरेचर के कवियों ने सपना का परिभाषा दिया है
कि सपना क्या है, जैसे नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना उसका यूं जैसे जागे कच्चे नींद जवानी। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइपिंग किए थे वहां उनसे गलती हो गया, यहाँ पे सेज होगा। यानी सपना क्या है, जैसे नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना उसका यूं जैसे जागे कच्चे नींद जवानी। ये हिंदी लिटरेचर का सपने का परिभाषा है। ये सपने का उचित परिभाषा नहीं है, बल्कि सपने का वह उचित परिभाषा है कि अटल सपने का उचित परिभाषा हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर दे कर गए कि सपना वे नहीं होता है जिसे हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपना वे होता है जो हमें सोने नहीं देता है। आपकी नींद भगा दे उससे सपना को, उस सपना को सपना कहते हैं। अगर आप सपना देखें तो उसे आप पूरा कीजिए, और पूरा करने के लिए आपका बेस्ट क्या हो सकता है, ये चीज उसको दीजिए कि हम क्या बेस्ट दे सकते हैं सपने में। अपने सपने को देखें तो उसे पूरा करने के लिए हमको कितना एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी हमको लगाना होगा उसमें, ये चीज देखिए और उस पर फोकस कीजिए। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।